डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में एक बार फिर से। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तो जो 2022 का हम लोग का जो सेट चल रहा है तो उसका सेट 1 और सेट 2 तो अपलोड कर दिए थे। तो ये सेट 3 होगा, उसके बाद सेट 4 और सेट 5 आएगा। ठीक है, तो अभी के फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रथम सावधिक यानी कि टर्म 1 परीक्षा 2021-22 यानी कि 2022 का ये मॉडल पेपर है। और अभी हम लोग साइंस का सब्जेक्ट देख रहे हैं, एक कक्षा 10 और समय 1.5 घंटा। और सेट 3 सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सेट 3 है और इसमें हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे और पूरे डिटेल में इसका आंसर जानेंगे। और 40 सवाल के अलावा आप जब इसको पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि एक सवाल के वजह से आप 2 सवाल को भी बना पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बाकी इंस्ट्रक्शन तो आपको पहले ही बता दें कि सभी प्रश्न अनिवार्य थे। कुल 40 प्रश्न हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया था और प्रत्येक प्रश्न के 4 ठो विकल्प है और सही विकल्प चयन आपको करना है। और अगर आपका गलत मार्किंग हो जाता है तो फिर नंबर नहीं काटा जाएगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए 40 सवाल को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल होगा कि यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ठीक है, परावर्तक सतह। ठीक है, तो परावर्तक सतह इधर से कोई किरण अगर आता है, ठीक है, तो इधर से कोई किरण जाएगा। ठीक है, तो यह आपतन कोण होगा और ये यहाँ जो बनेगा ये आपतन कोण होगा और ये क्या होगा, परावर्तन कोण। तो ये जितना डिग्री का मान होगा वो इतना डिग्री का मान होगा, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण की मान क्या होती है, बराबर। तो अगर ये 60 डिग्री तो भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो पहला का आंसर हो जाएगा सी। सेकंड सवाल होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो देखिए कोई दर्पण है, ठीक है, कोई दर्पण ऐसे है और मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आ रही है, मान के चलिए मुख्य अक्ष है, तो यहाँ पे देखिए सी होता है, यहाँ एफ होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका दर्पण का ध्रुव यानी कि पी होगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आ गई तो दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होगा, तो ये हमेशा फोकस से जाएगी। चाहे नीचे से भी अगर कोई किरण लेते हैं तो हमेशा फोकस से जाएगी, यानी कि मुख्य फोकस। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर थर्ड नंबर है कि यदि वक्रता त्रिज्या का मान, यानी कि वक्रता त्रिज्या यानी कि आर बराबर दिया है 54 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी तो एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है r/2 यानी कि 54/2 बराबर 27 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर, 3 का बी। उसके बाद चौथा सवाल है कि यदि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा जाए, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा जाए कि उसके समान समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो वो अगर वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तब जाकर बनेगा। ठीक है, पांचवा सवाल है कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में करते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण का जो प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का वो करते हैं गाड़ी के हेडलाइट में। ठीक है, गाड़ी के हेडलाइट में। नेक्स्ट सवाल होगा कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुख्य पथ से विचली होती है, यानी कि अगर प्रकाश की किरण इधर से आ रही है तो एक यहाँ पे अभिलंब डाला जाएगा। ठीक है, और ये ना क्या करेगा कि इधर या इधर मुड़ जाएगा। तो यानी कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से, सघन माध्यम से विरल में और विरल से सघन में। तो अगर सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर मुड़ेगी और विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे सातवां सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। देखिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, बर्फ दिया हुआ है दोस्तों, बर्फ दिया है, केरोसिन दिया है, वायु दिया है और हीरा दिया है। तो इस हिसाब से अगर बात किया जाए तो यहाँ पर वायु ही हो जाएगा, वो होगा आंसर जहाँ पर प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। ये आठवां सवाल देखेंगे कि उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ पर रखेंगे कि सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो उत्तल लेंस ये हुआ, इसको अगर ये 2f पर रखा जाएगा तो उसी के आकार का थोड़ा सा सीधा बनेगा और आवर्धित यानी थोड़ा सा बड़ा बनेगा, नहीं 2f पर रखा जाएगा, 2f पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है, डाईऑप्टर। आगे बात करेंगे कि बोला 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु किसी लेंस के सामने रखी गई तो वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाती है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, देखिए लेंस का आवर्धन क्या होता है, m बराबर होता है v/u। ठीक है, m बराबर v/u और यहाँ पे v और u तो नहीं दिया गया तो h'/h रखेंगे, h'/h। ठीक है, तो देखिए 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है ना, तो 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब यानी कि 30 होगा और बट्टे का यहाँ 10 होगा, तो 10 तिया 30 यानी कि 3 आएगा आंसर। तो इस प्रकार से अगर बात करेंगे तो 3 होगा, 10 का 3। उसके बाद 11 नंबर सवाल है कि नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो रेटिना पर बनता है, रेटिना को कहा जाता है दृष्टि पटल, तो 11 का हो जाएगा ए। फिर 12वां सवाल होगा
12वां सवाल होगा दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया था। निकट को दूर करते हैं अवतल से, और इसको याद करने के लिए आप अवनी याद रख सकते हैं कि अवतल, अवतल दर्पण, अवतल लेंस और निकट दृष्टि दोष। उसके बाद 13वां सवाल होगा कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। सामान्य नेत्र का दिन बिंदु, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु, ठीक है, तो दूर बिंदु अनंत होता है। फिर 14वां सवाल है कि दिए गए जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है। तो देखिए श्वसन से ऊर्जा मिलती है, क्योंकि श्वसन क्या करता है, जब हम श्वसन लेंगे तो जो ग्लूकोज बना हुआ है, तो ग्लूकोज टूटेगा, उसके बाद हमें एनर्जी मिलेगा, ठीक है, एटीपी के रूप में। आगे बात करेंगे चिप्स के पैकेट में विकृत गंधता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो चिप्स के पैकेट को विकृत गंधता से बचाने के लिए नाइट्रोजन यानी कि N2 डाला जाता है। नेक्स्ट होगा 16वां, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया। तो जंग लगना एक संयोजन अभिक्रिया होती है, जंग लगना संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट पूछा गया दिए गए अभिक्रिया में किस प्रकार का उपचयन हो रहा है। उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जाकर जुड़ जाना, ठीक है। तो देखिए ZnO था, ठीक है, और C था। अब आप आगे देखिए, आप C के साथ जाके यहाँ O जुड़ा हुआ है, इसका मतलब उपचयन किसका हुआ है, C का। तो 17 का हो जाएगा, 17 का हो जाएगा दोस्तों C। उसके बाद 18वां सवाल है निम्न में कौन रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो संतुलित में हम लोग क्या देखते हैं, अभिकारक और उत्पाद जो बना हुआ उसका दोनों का हम लोग देख लेते हैं परमाणु। तो देखिए अगर पहला सवाल देखिए, पहला ही देखते तो AgNO3 यानी कि Ag एक ठो है, तो Ag यहाँ एक ठो है, क्लियर है। N का बात करेंगे NO3, देखिए NO3 यहाँ भी है, NO3 यहाँ भी। उसके बाद Na है और Cl है। इसका मतलब कि पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो संतुलित है, ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल संतुलित है। तो 18 का हो जाएगा ए। फिर 19वां सवाल देखेंगे कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, ठीक है। लोह चूर्ण पर यानी कि लोहा का कोई चूर्ण है, उस पर अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाला जाएगा, यानी बात करें हम लोग लोह चूर्ण है और प्लस HCl है, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा आपका क्लोरीन गैस और आयरन का हाइड्रोक्साइड, आयरन का हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं आपके क्लोरीन गैस और आयरन का हाइड्रोक्साइड बनेगा। नेक्स्ट होगा 20वां सवाल कि दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो रंगीय सूचक जो होता है लिटमस होता है। नेक्स्ट है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं। तो डॉक्टर प्रयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बोलते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। फिर 22वां है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। देखिए जस्ट वही सवाल दिया है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O। आगे है कि दिए गए समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। देखिए 2H2 और प्लस O2 मिलकर अगर एक यौगिक बना रहा है, तो इसका मतलब दो यौगिक मिलकर एक यौगिक को बना रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया, यानी हो जाएगा आपका 23 का ये संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट होगा खट्टे फल में, 24वां सवाल, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए कोई फल हो गया खट्टा फल, तो उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है कोई विलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इस विलियन में क्या होगा, ठीक है, इस विलियन में क्या होगा, तो NaCl होगा, इसमें होगा NaCl। नेक्स्ट है कोई विलियन नीले एटम्स पद को लाल कर देता है, तो इसका pH कितना होगा। देखिए नीला को लाल किया जा रहा है, ठीक है, तो नीला को लाल कौन करता है तो नीला को लाल अम्ल करता है, तो अम्ल के लिए 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 27वां सवाल होगा कि अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अमीबा किस अंग से भोजन को करता है, तो वो हो जाएगा कुटपाद। लेकिन पाचन का बात किया जाए कि भोजन का पाचन कहाँ करता है, तो ये खाद्य रिक्तिका में होता है। नेक्स्ट है पाचन प्रक्रिया में अमाशय और प्रोटीन में कौन प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो प्रोटीन का पाचन करने वाला होता है पेप्सिन, ठीक है, 28 का C। 29वां सवाल है निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी समभोजी यानी कि प्राणी के जैसा ही भोजन होता है, तो वो होता है आपका अमीबा, अमीबा में होता है प्राणी समभोजी पोषण। नेक्स्ट बात करेंगे 30वां कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय के में जो होते हैं 4 चैम्बर यानी कि 4 कोष्ठक होते हैं, 2 नीले और 2 अलिंद। नेक्स्ट है 31वां कि निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। तो भोजन के माध्यम को क्षारीय कौन बनाएगा, पित्त, ठीक है, पित्त जो है वो यकृत से निकलता है और ये भोजन को क्षारीय बनाता है और क्षारीय भोजन को पकड़कर उसको पाचन करने का काम करता है। नेक्स्ट है उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई। तो देखिए पूछा जाए कि वृक्क के क्रियात्मक या उत्सर्जन की क्रियात्मक, तो वो होता है वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन। आगे है कि निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन द्वारा नहीं होता है, ठीक है, तो दिया ऑप्शन जल के संवहन और जड़ के पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण के संवहन ऊपरी गति में होता है, ये तो सही है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। फिर पौधों में ताप का नियमन, यह जाइलम में जल की गति के प्रेरक और भोजन का संवहन करता है, तो वाष्पोत्सर्जन होगा आपका भोजन का संवहन, ठीक है, भोजन का संवहन, 33 का D। 34वां होगा निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है। तो देखिए आम, पपीता, सरसों और गुड़हल, तो यहाँ पर पपीता जो है वो एक लिंगी पौधा होता है।
आगे 35वां सवाल देखेंगे कि निम्न में किस प्रकार का जनन को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, देखिए मुकुल से पता चल जा रहा है कि ये क्या होगा, मुकुलन होगा, और ये किसमें होता है, हाइड्रा में मुकुलन होता है। आगे लड़कों में यौनारंभ के लक्षण का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है, तो वो होता है टेस्टोस्टेरोन, और इसी की वजह से दाढ़ी मूंछ और अन्य गुप्तांगों में बाल आते हैं। ठीक है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरोन जो होगा वो महिलाओं के लिए जिम्मेदार होता है। आगे बात करेंगे 37 में कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग है। ठीक है, मादा जनन तंत्र, तो देखिए मूत्रवाहिनी जो नर जनन है, शुक्रवाहिनी जो है ये भी आपका नर जनन तंत्र है, और शुक्राशय भी जो है क्या, नर जनन तंत्र। यहाँ पे गर्भाशय जो है ये है आपका मादा जनन तंत्र। आगे 38वां सवाल होगा कि हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है। ठीक है, देखिए भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव मात्रा, ये सब सूर्य पर थोड़ा बहुत निर्भर करता है, पर नाभिकीय ऊर्जा जो है यह रिएक्टर के द्वारा होता है, तो इसलिए इसमें नाभिकीय ऊर्जा आंसर होगा। आगे 39वां होगा कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरण है। नवीकरण मतलब जिसको फिर से नवीकृत किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर कोयला, सीएनजी, पेट्रोल, ये सबको इतना आसानी से नहीं बनाया जा सकता, तो बच गया आपका सौर ऊर्जा, जिसको आसानी से नवीकृत किया जा सकता है। आगे 40वां और अंतिम सवाल होगा आज का इस वीडियो का कि निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, यानी कि जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण। देखिए लकड़ी, गोबर गैस और कोयला, ये सब एक जैसा है, तो नाभिकीय ऊर्जा जो है ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसमें हम लोग पूरा 40 सवाल देख चुके हैं एक एक करके, और ये सेट 3 था, और जल्द ही आपको सेट 4 और सेट 5 मिल जाएगा। उसके बाद आपको 2023 का मॉडल पेपर प्लस कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से जो 5 सेट डाला गया था उस पाँचों मिलेगा आपको, प्लस 2024 का मॉडल पेपर और 2025 का जो अभी दिसंबर में आने वाला है। तो पूरा आपको कंप्लीट दिया जाएगा और सब्जेक्ट वाइज। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सारे करवाए जाएंगे, प्लस एग्जाम से रिलेटेड कुछ अपडेट भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो चैनल आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है दोस्तों। तो इस प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को शेयर भी किया कीजिए आप लोग। ठीक है, ताकि सभी के पास इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो में, सेट 4 के साथ। तब तक आपके लिए आपको बाय और जय हिंद, जय भारत।